हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, आपका परिवार भी स्वस्थ होगा। कैसे चल रही है आप लोगों की तैयारी? तो हमारी एसएससी की पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट है, उसी से रिलेटेड आज हमारी नेक्स्ट क्लास है। तो चलिए स्टार्ट करते। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सतलुज और डैश नदियों के बीच स्थित हिमालय का भाग कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। सतलुज मतलब जो सतलुज रिवर है और डैश डैश किस नदियों के बीच स्थित हिमालय का भाग जो है कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। एक है सिंधु सिंधु काली, ब्रह्मपुत्र या फिर तीस्ता। मैंने आपको हिमालय के बारे में बताया था कि हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है। हिमालय को 4 भागों में बांटा गया। कौन कौन सा? ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय। ठीक है। ट्रांस हिमालय में फिर क्या है? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और ग्लेशियर है। सियाचिन ग्लेशियर, सांगचुंग ग्लेशियर है और पिकाचू ग्लेशियर है। ठीक है, ये सारे इसी में ग्लेशियर है। इसके बाद बृहद लघु हिमालय को हम हिमाद्री के नाम से भी जानते हैं। शिवालिक हिमालय में पीर पंजाल, कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये सारी चीजें, सारे दून वगैरह ये किस में है? ये सारे इसमें क्या बोलते हैं मतलब कौन से हिमालय में है? तो ये सारे इस काली, सिंध, ब्रह्मपुत्र, तीस्ता किस में है? तो ये सारे सबसे शिवालिक हिमालय में स्थित है। ठीक है, ये किस में स्थित है? ये सारे शिवालिक हिमालय में स्थित है। ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? सतलुज और डैश नदियों के बीच स्थित हिमालय का भाग कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। देखो, ये है पूरा पंजाब। देखो तो इधर वाला जो कश्मीर से लेके यहाँ तक के भाग को हम कहते हैं पंजाब हिमालय। क्या बोलते हैं? पंजाब हिमालय। और मतलब हिमाचल से लेके इधर नेपाल तक के बीच को बोला जाता है कुमायूं हिमालय। क्या बोला जाता है? कुमायूं हिमालय। फिर नेपाल से लेके इधर सिक्किम के आगे तक बोला जाता है नेपाल हिमालय। नेपाल से फिर मतलब अरुणाचल प्रदेश तक बोला जाता है आसाम हिमालय। क्या बोला जाता है? आसाम हिमालय। देखो, और पंजाब हिमालय किस किस नदियों के बीच में है? तो पंजाब हिमालय किस किस नदियों के बीच में है? तो पंजाब जो हिमालय है ये इंडस और सतलज के बीच में, मतलब इन सिंधु और सतलज के बीच में, किसके? सतलज के बीच में। सिंधु और सतलज के बीच में कौन सा हिमालय है? पंजाब। कौन सा हिमालय है? पंजाब। इसके बाद कुमायूं हिमालय किसके किसके बीच में है? मतलब सतलज और काली के बीच में कौन सा हिमालय है? तो कुमायूं हिमालय किसके किसके बीच में है? तो काली और सतलज, उल्टा लिख दी। सतलज और काली के बीच में, सतलज और काली के बीच में कौन सा हिमालय है? सतलज सतलज प्लस काली, काली के बीच में कौन सा हिमालय है? कुमायूं हिमालय। नेपाल हिमालय किसके किसके बीच में है? तो काली प्लस तीस्ता, काली और तीस्ता के बीच में कौन सा है? काली प्लस तीस्ता। ठीक है। और आसाम हिमालय किसके किसके बीच में है? तीस्ता प्लस ब्रह्मपुत्र। किसके के बीच में? तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच में। तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच में कौन सा हिमालय? आसाम हिमालय। ठीक है। इसके बाद आसाम हिमालय में यहीं पास को यहाँ ये कहाँ से निकलती? तीस्ता नदी कहाँ से निकलती है? सिक्किम से निकलती। कहाँ से? नेपाल के सिक्किम से निकलती है, मतलब तिब्बत वाले भाग से निकलती है। और यहाँ कौन सा ग्रासलैंड पाया जाता है? तो बुमयाल ग्रासलैंड पाया जाता है। कौन सा ग्रासलैंड पाया जाता है? यहाँ लिख देती हूँ। ग्रासलैंड कौन सा है? और ट्राइब कौन सी पाई जाती है? इन दोनों को नोट कर लो। तो ग्रासलैंड है तो बुमयाल पाया जाता है। और जनजाति कौन सी? तो भूटिया जनजाति। कौन सी है? भूटिया जनजाति। ठीक है, भूटिया जनजाति। ठीक।
बाकी यहाँ से बाकी इधर से मैंने आपको इंडस नदी के बारे में पूरा बता दिया। इंडस नदी के बारे में मैंने आपको बताया था इंडस की कौन-कौन सी सहायक नदी है। इंडस को मतलब लेफ्ट से कौन-कौन सी नदी जोड़ती है और राइट से कौन-कौन सी नदी जुड़ती है। तो इंडस के लेफ्ट से जुड़ने वाली अलग-अलग राइट से कौन-कौन सी नदी जुड़ती है। तो लेफ्ट से जुड़ती है, मैंने आपको बताया था राइट से जुड़ने वाली लेफ्ट से जुड़ने वाली एक तो शिवालिक है, श्योक है और शिवालिक, श्योक और भीमकोट, ये सारी है। और राइट सब मतलब ये ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं, इम्पोर्टेंट ये वाली है जो लेफ्ट से मिलती है। कौन कौन सी मतलब चेनाब, झेलम, रावी नहीं, झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, ब्यास। कौन कौन से? झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, ब्यास। कौन कौन से? झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, ब्यास। ठीक है। और मैंने आपको बताया था जो सिंधु नदी है वो कहाँ से निकलती है, तो भोकरचू ग्लेशियर से निकलती है। कहाँ से निकलती है? भोकरचू ग्लेशियर से निकलती है। भोकरचू ग्लेशियर कहाँ से? भोकरचू ग्लेशियर के कैलाश मानसरोवर से निकलती है। ठीक है। और वो इंडिया में कहाँ से प्रवेश करती है, तो लेह में प्रवेश करती है। कहाँ से? दमचौक से प्रवेश करती है। इंडिया में प्रवेश कहाँ से करती है, तो दमचौक से प्रवेश करती है। और झेलम मतलब सतलज नदी और सबसे बड़ी कौन सी सहायक रहेगी, तो झेलम मतलब सतलज नदी रहती है। सतलज और क्या बोलते हैं जहाँ पास कौन सी नदी? सिंधु नदी मिलती है। इसको क्या बोलते हैं, उसे इस मिलन पॉइंट को क्या बोलते हैं, उसे मिठान कोट पे। कहाँ है? पाकिस्तान में। तो ये दोनों नदी कहाँ पे मिलती है? मिठान कोट में, मिठान कोट में मिलती है। कहाँ? पाकिस्तान में। ठीक। और मैंने आपको बताया था, देखो क्वेश्चन पूछता है कि मैंने बताया कि झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, ब्यास सिंध की सहायक नदियां है। ठीक है। अब ये निकलती कहाँ से? झेलम कहाँ से निकल रही थी? बेरीनाग से। कहाँ से निकलती है झेलम? बेरीनाग से निकलती है। चेनाब कहाँ से निकलती है? चेनाब कहाँ से निकलती है? तो चेनाब बारालाचला दर्रा से। चेनाब कहाँ से निकलती है? बारालाचला दर्रा से। रावी कहाँ से निकलती है? रोहतांग दर्रा से। रावी कहाँ से निकलती है? रोहतांग दर्रा से। ब्यास कहाँ से निकलती है? वो भी रोहतांग दर्रा से निकलती है। ब्यास कहाँ से निकलती है? रोहतांग दर्रा से। सतलज कहाँ से निकलती है? राकसताल से। कहाँ से निकलती है? सतलज राकसताल से। ठीक है। और फिर मैंने बताया था पुराणों में इनका नाम क्या है? जैसे झेलम का पुराना नाम क्या है? बितिस्ता। क्या नाम है? बितेस्ता। झेलम का पुराना नाम क्या है? बितेस्ता। चेनाब का पुराना नाम अस्किनी। चेनाब का पुराना नाम क्या है? अस्किनी। रावी का पुराना नाम परुषणी। रावी का पुराना नाम क्या है? परुषणी। व्यास का पुराना नाम क्या है? विपाशा। व्यास का पुराना नाम क्या है? विपाशा। सतलज का पुराना नाम क्या है? सतुद्री। सतलज का पुराना नाम क्या है? सतुद्री। ठीक है। अब झेलम और चेनाब के बीच में जो दोआब बनते हैं, क्या? झेलम और चेनाब के बीच में जो दोआब बनते हैं उसको क्या बोलते हैं? चेंज दोआब। क्या बोलते हैं? चेंज दोआब। मतलब झेलम और चेनाब मतलब इसमें चेनाब आ रही है तो सोच लेना कि जो चेनाब मतलब चेंज दोआब। ठीक है। रावी ब्याज रा इसमें भी आ रहा है तो रचना दोआब। रचना दोआब कहाँ बनेगा? तो रावी चेनाब और रावी के बीच में कौन सा दोआब बनेगा? तो रचना दोआब बनेगा। रावी और ब्यास के बीच में कौन सा दोआब बनेगा? तो बारी दोआब बनेगा। कौन सा बनेगा? बारी दोआब बनेगा। ब्यास और सतलज के बीच में कौन सा मतलब दोआब बनेगा? तो बिस्ट दोआब बनेगा। कौन सा बनेगा? बिस्ट दोआब बनेगा। ठीक। उसके बाद मैंने इसी में आपको बताया था इंडस वाटर ट्रीटी भी हो चुकी थी इंडिया और पाकिस्तान में के बीच में। कब हुई थी? 1960 में हुई थी, जिसमें मतलब इसका इंडिया झेलम, चेनाब और मतलब सिंधु, झेलम, चेनाब का 80% पानी कौन यूज करेगा? पाकिस्तान यूज करेगा। और 20% कौन करेगा? इंडिया यूज करेगा। और रावी, सतलज, ब्यास इनका 80% इंडिया यूज करेगा और 20% पाकिस्तान यूज करते हैं। ठीक। ये सारी चीजें मैं आपको लिख के प्रॉपर अच्छे से पढ़ा चुकी हूँ। ठीक। तो क्वेश्चन क्या पूछा था? सतलुज और डस नदियों के बीच स्थित हिमालय का भाग कुमायूं हिमालय। देखो कुमायूं हिमालय बीच में है तो कौन सी नदी निकलेगी? सतलज और यहाँ पास काली। तो कौन सी नदी के बीच में है ये? सतलज और काली के बीच में। किसके? सतलज और काली के बीच में। ठीक। आंसर क्या होगा इसका? बी नंबर। क्या होगा आंसर? बी नंबर। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्या है? कौन सा कथन सही नहीं है? अब देखो मैंने आपको गंगा नदी तो अभी नहीं पढ़ा। देखो ये है पूरा गंगा नदी। चलो आज गंगा नदी का पूरा तो देखो। सबसे पहले ये जानो गंगा नदी बनती कैसी है। देखो गंगा नदी बहुत सारे लोग बोलते ग्लेशियर से निकलती है, भगीरथी बोला जाता, नहीं। गंगा नदी को कैसे कैसे बनती है?
देखो गंगा नदी सबसे पहले क्या होता है, एक संतोपत ग्लेशियर से, कहाँ से? संतोपत ग्लेशियर, क्या? संतोपत ग्लेशियर, ठीक है। इसमें संतोपत ग्लेशियर से कौन सी निकलती है? विष्णु गंगा, विष्णु गंगा। और इधर इधर से लेफ्ट साइड से और एक कौन आएगी? एक साइड से आएगी धौली गंगा। एक साइड से कौन सी आएगी? धौली गंगा। एक सेकंड रुकना। धौली गंगा, ठीक है। ये दोनों मिलके ग्लेशियर, ठीक। अरे देखो विष्णु गंगा, ये दोनों आपस में मिलके क्या बनती है? ये दोनों आपस में मिलके विष्णु प्रयाग का निर्माण करती है। क्या करती है? विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग के बाद इसमें कौन सी नदी आके मिलती है? इसमें आके मिलती है नंदाकिनी। कौन सी नदी आके मिलती है? नंदाकिनी। जहां पास मिलती है उसको क्या बोला जाता है? कौन सी नदी आ रही है? नंदाकिनी, ठीक है। जहां पास नंदाकिनी आके मिलती है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं नंद प्रयाग। क्या बोलते हैं? नंद प्रयाग। और अब इस नदी का क्या हो जाएगा? नदी का नाम हो जाता है अलकनंदा। क्या नाम हो जाता है? अलकनंदा। नदी का क्या नाम हो जाएगा? अलकनंदा। अब आगे जाके क्या क्या कौन सी नदी मिलेगी? पिंडार। कौन सी नदी मिलेगी? पिंडार, पिंडार। अब जहां पास पिंडार नदी मिलती है उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है कर्णप्रयाग। क्या बोला जाता है? कर्णप्रयाग, कर्णप्रयाग, ठीक है। इसके बाद राइट इधर लेफ्ट साइड से कौन सी नदी आके मिलेगी? केदारनाथ से मंदाकिनी। कौन सी नदी? केदारनाथ से कौन सी नदी आएगी? मंदाकिनी, मंदाकिनी, ठीक है। जहां पास मंदाकिनी नदी मिलती है उस वहां पास कौन सा प्रयाग बनता है? वहां पास बनता है रुद्रप्रयाग। कौन सा बनेगा? रुद्रप्रयाग। अभी इस नदी का नाम क्या है? इस पूरी नदी का नाम जो है अलकनंदा। कौन सी नदी है? अलकनंदा। अब रुद्रप्रयाग। और अभी अभी इस नदी का पूरा नाम क्या है? रुद्रप्रयाग। अब रुद्रप्रयाग बोलेगा। अब यहाँ से कहाँ से निकलेगी? भगीरथी से। भागीरथी से कौन से? गंगोत्री से गंगोत्री से कौन सी नदी निकलेगी? भगीरथी, भागीरथी, भागीरथी जाके मिलेगी, भागीरथी जाके मिलेगी। अरे भागीरथी मिलेगी। और कौन सा वो बनेगा? अब यहाँ पास बनेगा देवप्रयाग। क्या बनेगा? देवप्रयाग। क्या बनेगा? देवप्रयाग, देवप्रयाग, ठीक। अब इस नदी का क्या नाम होगा? अब नदी का होगा गंगा। अभी तक इस नदी का क्या नाम था? अभी तक ये नदी का नाम था अलकनंदा, अलकनंदा नदी, ठीक। अब इस तक इस नदी का नाम क्या था? अलकनंदा। अब क्या होगा? अब ये पंचप्रयाग हो गए। अब पंचप्रयाग में से अब आगे क्या पड़ेगा? देवप्रयाग आ गया। अब देवप्रयाग, देवप्रयाग, ठीक है। अब देवप्रयाग के जस्ट इसके पीछे पीछे मतलब इसी को बंदर पूछ के नाम से भी जाना जाता है। बंदर पूछ की तरह निकलती है कौन सी नदी? ये निकल लगी रहती है यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना नदी। कौन सी नदी? यमुनोत्री, यमुनोत्री से कौन सी नदी? यमुना नदी। कौन सी नदी? यमुना नदी। और जहां पास यमुना नदी कहाँ आती थी? प्रयागराज में, प्रयागराज में। ये प्रयागराज में कौन सी नदी निकलती है? यमुना। और इसके प्रयागराज से जस्ट पहले कन्नौज, कन्नौज में कौन सी नदी ऑलरेडी पहले मिल रही थी? कन्नौज, कन्नौज में कौन सी नदी मिलती है इससे? कन्नौज में मिलती है रामगंगा, रामगंगा, गोमती, घग्गर। जैसे लेफ्ट साइड इसकी वही है, रामगंगा, गोमती, घग्गर, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोशी, ठीक। इसकी सहायक नदियां हैं। कौन सी नदी आके यहाँ पर सभी मिलेगी?
कन्नौज में कौन सी नदी आके मिलेगी? अरे रामगंगा, रामगंगा, ठीक। अब फिर आगे बता रही हूँ। अब इधर से इसके प्रयागराज में अब इधर से फिर कौन सी नदी मिलेगी? गोमती, घग्गर, फिर गंडक, बूढ़ी गंडक, कोशी, ठीक, कोशी। और इधर से पटना में कौन सी नदी मिलेगी? सोन नदी। ये दोनों मतलब नर्मदा और सोन ये कहाँ से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है सोन नदी। ये कहाँ मिलती है? अब ये इनकी जगह पूछता है, ये कहाँ पास मिलती है? तो कन्नौज में मैंने बताया रामगंगा मिली, प्रयागराज में यमुनोत्री मिली। गोमती कहाँ मिलेगी? तो गोमती जहाँ मिलती है वो रहता है गाजीपुर। ग से गोमती, ग से गोदी, गाजीपुर, गाजीपुर। घग्गर नदी कहाँ मिलती है? जहाँ पास घग्गर नदी मिलती है, घ घग्गर नदी तो ये छपरा, ठीक। सोन नदी जहाँ मिलती है, पटना, ठीक। गंडक जहाँ मिलती है, गंडक सोनपुर, ठीक। सोनपुर और बूढ़ी गंडक। और फिर कोसी, कोसी कहाँ में? कटिहार में, कटिहार में। इसके बाद फिर ये दो भागों में बट जाती है। इसके बाद ये नदी जो है ये दो भागों में बट जाती है। क्या होगा? दो भागों में। इधर ये चला जाए इसमें, इधर ये वाला भाग क्या हो जाएगा? इधर वजह से बांग्लादेश, इधर भारत। भारत में इधर किस नदी को क्या बोलेंगे? हुगली। और इधर किसको क्या बोलेंगे? जमुना, सॉरी पद्मा, पद्मा, क्या बोलेंगे? पद्मा। जमुना तो उसको बोलते हैं पद्मा, मतलब ब्रह्मपुत्र नदी को क्या बोलते हैं? पद्मा, ठीक है, ठीक। हुगली नदी की हेल्प हेल्प सारी नदी कौन सी है? दामोदर नदी है। अब कुछ क्वेश्चन पूछता है कि क्या बोलते हैं ये, जैसे यमुनोत्री, यमुना नदी की हेल्प, ये मतलब हेल्पिंग नदी, मतलब एक तरह से यमुना नदी की गए तो इसमें मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश कौन से? चंबल, सिंध, बेतवा, केन। चंबल, सिंध, बेतवा, केन। चंबल, सिंध, बेतवा, केन। अभी थोड़ा सा लोकेशन मत देखना इतना। केन, सिंध, बेतवा, चंबल। और एक साइड से इधर से कौन सी? टोन्स, टोन्स मिलती है, ठीक। ये पूरा नदी का तंत्र है, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ठीक। और क्या बता सकती हूँ? जैसे गोमती, जैसे गोमती, गोमती नदी के किनारे कौन सा शहर है? जो फुल गोमती जो है फुलहर लेक से निकलती है। एक तो फुलहर लेक से निकलती है, उसके लखनऊ, लखनऊ शहर इसी के किनारे स्थित है, ठीक है। इसके बाद गंडक, बूढ़ी गंडक, बूढ़ी मतलब कोशी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, बिहार का शोक। क्यों? क्योंकि ये बिहार में ना बहुत ज्यादा एक साइड में बाढ़ ला देती है, ठीक। अब गंगा नदी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं पूछा है, ठीक है, ये ध्यान रखना। रामगंगा नदी और इसके नदी बेसिन में बहुत सारे अद्भुत वन्य जीव, विशेष रूप से नदी डॉल्फिन, उभय उभय उदबिहाल, मीठे पानी के कछुए और घड़ियाल पाए जाते हैं। तो कथन तो ये तो सही है, ये क्या है? ये सही है, ठीक। राम कथन सही नहीं है, गलत पूछा है एक तरह से। भारत में गंगा नदी 2500 किलोमीटर से अधिक लंबी है, इस दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाला नदी बेसिन है, करेक्ट।
ये भी सही है। गंगा नदी का जल स्तर कभी भी मानसून और हिमालय की जलवायु स्थिति पर निर्भर नहीं करता। करता है क्यों? क्योंकि जब जैसे बारिश के सीज़न में, तो बारिश के सीज़न में बहुत सारा पानी इकट्ठा होता है, तो जो न मतलब जहाँ तक अभी नदी बह रही थी उससे ज़्यादा ना चली जाती है। मतलब एक तरह से और ज़्यादा स्पेस ले लेती है। तो ऐसा थोड़ी है कि उस पे डिपेंड नहीं करती, डिपेंड तो करती है। क्या करे क तो क्या होगा? ऐसा थोड़ी है कि नदी डिपेंड नहीं करती, डिपेंड तो करती है। ठीक है? तो ये तीसरा वाला नहीं होगा। रामगंगा हिमालय से बंगाल खाड़ी तक बहती है, करेक्ट। गंगा नदी। तो आंसर क्या होगा इसका? तीसरा गलत है। तो मतलब इसका एक तरह से आंसर क्या होगा? सी। ठीक। पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा गलत है, और गलत कोई पूछना है तो आंसर क्या होगा इसका? सी। ठीक। अब चले अगला क्वेश्चन। कोयले के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्या पूछा? कोयले के संदर्भ में, मतलब कोयले के संबंध में एंथ्रासाइट उच्च गुणवत्ता वाला कठोर कोयला है। कोयला जिससे गहराई से दफन किया जाता है, उसे बढ़ते हुए तापमान से अधीन किया गया, यह बिटुमिनस कोयला है। लिग्नाइट एक निम्न ग्रेड भूरा कोयला है। देखो, मैंने आपको कोयला के बारे में खैर पढ़ा चुकी हूँ, पर चलो कोई नहीं, एक बार फिर बता दूं। जो मैंने बताया था कोयला कितने टाइप का होता है? कोयला मुख्यतः 4 टाइप का होता है। कोयला कोयला कहाँ से प्राप्त होता है? कोयला क्या है? कोयला क्या है? ये क्या है? कोयला। ठीक है। जो अच्छा जिसमें देखो, कोयला मतलब जिसमें कार्बन की मात्रा जितनी अधिक होगी, जितनी अधिक उतना अच्छा, उतना अच्छा, और नाइट्रोजन कम, और पानी की मतलब एक तरह से आर्द्रता आर्द्रता भी कम। ठीक है। और कार्बन की क्वांटिटी ज्यादा। ठीक। उसे कोयला कहते हैं। ठीक है। सल्फर सल्फर भी कम। ठीक है। इसके बाद ये कितने टाइप का होता है? ये मुख्यतः 4 टाइप का होता है। एक पहला है एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट। दूसरा कौन सा है? दूसरा है ब्यूटीमनस। क्या है? बाइट्यूमनस। 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 तीसरा क्या है? लिग्नाइट। चौथा क्या है? चौथा है पीट। पीट जो है सबसे खराब क्वालिटी का होता है। पीट जो है सबसे खराब होता है। एंथ्रेसाइट सबसे सबसे अच्छा। इसमें मात्रा कितनी है? 50। इसमें कार्बन की मात्रा की 85 से लेके 95% तक रहती है। ये सबसे अच्छी क्वालिटी का होता है। बाइटुमिनस इसमें 75 से 85%। ठीक है। ये जो है मेटोलॉजिकल सर्वे ऑफ जो कॉलिकल, इसे मेटोलॉजिकल कोल भी, इसे क्या, इसे मेटोलॉजिकल 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 कोल भी इसे कहते हैं। ठीक है। और इससे इससे क्या बनाते हैं? स्टील बनाते हैं। स्टील बनाते हैं। ठीक है। इसके बाद 66 से लेके 75% ये कहाँ है? तमिलनाडु में, नई वैली में। नई वैली। इसके बाद ये पीट जो है सबसे खराब क्वालिटी का होता है। सबसे खराब क्वालिटी का होता है। ठीक है। ये ज्यादातर कहाँ पाया जाता है? नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट में पाया जाता है। ठीक है। नॉर्थ ईस्ट में पाया जाता है। ठीक। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? एंथ्रेसाइट उच्च गुणवत्ता वाला कठोर कोयला होता है। हाँ, पहला तो सही है। ये तो सही है। कोयला जिसे गहराई में दफन, कोयला में से क्या मिलता है? पेट्रोल। तो कोयला कैसे बनता है? कोई चीज जो भाई जमीन के अंदर जो भी चीजें दब गई है, वही
सड़ सुड़ के उसमें तापमान दापमान सड़ सुड़ के वही क्या पेट्रोल डीजल कोयला ये सब वही बनाते हैं, तो अधिक सहनीय है, तो इसमें ये भी सही है। लिग्नाइट एक निम्न ग्रेड भूरा कोयला है जिसे नमी संग्रही के स्थान पर नहीं, सही करेक्ट। और धातु कर्म कोयला उच्च श्रेणी के लिग्नाइट कोयला है जिसका ब्लास्ट भट्टियों में लोहे की गलाने में विशेष होता नहीं, तो आंसर इसका क्या होगा डी नंबर, आंसर क्या होगा इसका डी नंबर। ठीक, चले अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समिति ने भारत के संविधान में, क्या बोला है, निम्नलिखित में से किस समिति ने भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों पर अपना अध्याय शामिल करने की सिफारिश की थी और इस बात पर बल दिया था कि नागरिकों को इस बात के प्रति सचेत होना चाहिए कि अधिकारों के आनंद के अतिरिक्त उन्हें कुछ कर्तव्य में, मतलब देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, आनंद के अतिरिक्त कुछ कर्तव्य पूछते हैं एक तो, और तो इससे कब मतलब एक तरह से क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि मौलिक कर्तव्य को कब जोड़ा गया था, कब जोड़ा गया था 42 51 में, किसमें जोड़ा गया था 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, कब 1976 में, कब 51 ए। ठीक, मौलिक कर्तव्य पहले स्टार्टिंग में कितने थे, स्टार्टिंग में 10 थे, अभी कितने हैं, अभी 11 है। ठीक है, 11वां 82 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा 2002 में, ठीक है, इसको जोड़ा जाता है। देखो निम्नलिखित में से तो वी आर जस्टिस वी आर मैंने बता देता है मतलब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के, तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर तो इसका सी नंबर होगा, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा, किस समिति के द्वारा इसको जोड़ा गया था, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक, अब जैसे कुछ और समितियां जैसे जस्टिस जेआर वर्मा समिति किससे लेना, मतलब जर्मा समिति का संबंध जो हमें स्कूलों में जो है प्राइवेट ड्यूटी को पढ़ाना चाहिए, मतलब हमें स्कूलों में प्राइवेट ड्यूटी को पढ़ना चाहिए, किसमें हमारे जो स्कूल है वहाँ ना फंडामेंटल ड्यूटी को पढ़ाना चाहिए। जस्टिस पहला तो जस्टिस वर्मा का संबंध किससे है, हमें स्कूलों में ड्यूटी को फंडामेंटल ड्यूटी को पढ़ाना चाहिए, में फंडामेंटल ड्यूटी को स्कूलों में पढ़ाना चाहिए, इससे इन्होंने ये बोला था। ठीक है, और वर्ल्ड लाइफ प्रोटेस्ट भी दिया था, वर्ल्ड लाइफ प्रोटेस्ट दिया था। ठीक है, इसके बाद एक है बलवंत राय मेहता और अशोक समिति, बलवंत राय मेहता और अशोक समिति का संबंध किससे है, बलवंत राय प्लस अशोक समिति का संबंध किससे है, अशोक राय, इन दोनों का संबंध किससे है, इनका संबंध किससे है, इनका संबंध है पंचायती से, किससे संबंध है, पंचायती से, त्रिस्तरीय पंचायती राज, त्रिस्तरीय पंचायती राज। ये कब आया था, 1993 में आया था, कब 1993 में आया था, कब उनमें। और बलवंत राय वाला कब आया था, मतलब इसको सॉरी उल्टा बोल दी, इसको मतलब लागू कब की, ये आता कब है, तो बलवंत 1976 में आता, कब है ये आता है 1976 में आया था, 1976 में, और लागू कब किया था, 24 अप्रैल 1993 को। ठीक, 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा, और 24 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, पंचायती राज दिवस, पंचायती राज दिवस। ठीक,
ये देखो, ये थ्री स्तरीय सिस्टम ऑफ पंचायती राज, डिस्ट्रिक्ट लेवल, ब्लॉक लेवल, विलेज लेवल। ये डिस्ट्रिक्ट होना चाहिए, फिर उससे छोटा ब्लॉक होना चाहिए, फिर विलेज होना चाहिए। टॉपिस टीयर, इंटर डिस्ट्रिक्ट टीयर, डोमेस्टिक टीयर, जिला पंचायत, पंचायत समिति, ग्राम सभा। ठीक है, इसी को त्रिस्तरीय पंचायत सिस्टम कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, यूपीएससी एक संवैधानिक निकाय है जो अनुच्छेद डैश अनुच्छेद तहत क्रमशः संघ और में नियुक्तियों के लिए परीक्षा आयोजित कराता है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो है, ये पहली बात तो यूपीएससी, यूपीएससी आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल कौन सा है, भाग भाग आर्टिकल भाग 19 और आर्टिकल 243 243 पी से लेके 243 पी से लेके 243 जेड जी तक, 243 जेड जी तक। ठीक है, और मैंने बता दिया यूपीएससी का कौन से, तो आर्टिकल कौन, इसका आर्टिकल कौन से, 200, 324, 300 और इसके एक, इसके ये, तो इसका आंसर क्या होगा, यूपीएससी के चेयरमैन, तो आर्टिकल नंबर 320, आंसर क्या होगा 320। ठीक है, यूपीएससी के इस प्रेजेंट टाइम पर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ प्रेजेंट टाइम यूपीएससी के चेयरमैन कौन है। ठीक है, और नगर पालिका, नहीं उल्टा कर दी, भाग 19 में किसका संबंध, इसका इसका संबंध जो है, नहीं उल्टा कर दी, सॉरी 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 सॉरी, ये जो 320 343 ये तो पंचायती राज से रिलेटेड है ना, और नगर पालिका, तो ये है पार्ट चौथा, यूपीएससी भाग 19, सॉरी भाग 14, आर्टिकल आर्टिकल है 315 से लेके 323 तक। ठीक है, 315 से लेके 323 तक। तो इसका आंसर क्या होगा, ए नंबर, आंसर क्या होगा इसका, ए नंबर। ठीक, 320। अगला क्वेश्चन है, देखो 315, संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग की स्थापना करना, 315 में लिखा है। 315 से मैंने क्या बताया, 323 था। 316 में क्या लिखा है, लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और पद की अवधि, मतलब जो आईएएस है, आईपीएस है, आईआरएस आईआरएस है, तो इनकी नियुक्ति और इनका कार्यकाल और इनका समय। एक वो 317 में क्या, लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाया जाना, निलंबित किया जाना, मतलब उनको उसके पद से हटा देना, किस बेस पर हटा सकते हैं, ये लिखा है किसमें, 317 में। 318 में आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा की शर्तें और विनियमित कार्य करने की शक्ति। ठीक है, 19 में क्या लिखा है, आयोग के सदस्यों द्वारा पद धारण करने पर प्रतिबंध, आयोग के सदस्यों द्वारा पद धारण करने पर प्रतिबंध। जो आयोग, ये जो यूपीएससी के जो आईएएस आईपीएस है, तो इनको किसी भी पद, जैसे अब वो आईएएस है, आईआईएस है, अब वो कह दे को पीएम बन जाए, नहीं, तो ऐसे कि ये वाले पद धारण नहीं कर सकते। ठीक है, और 320 लोक सेवा आयोग के कार्य, उनके काम क्या क्या होते, जो आईएएस आरएएस इनके कार्य क्या होते हैं। 31 में लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार की शक्ति, इनके कार्य का विस्तार। 322 लोक सेवा आयोग के व्यय, और 323 में क्या है, लोक सेवा आयोग की प्रतिवेद रिपोर्टें। 323 में क्या है, लोक सेवा आयोग की जो प्रतिवेद रिपोर्ट है वो लिखा है। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसके बाद अगला क्वेश्चन, एक सेकेंड, अगला क्वेश्चन क्या है, हाँ, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सामाजिक सुधार संगठनों पर उनके संबंधित स्थापनों को से मिलान करें। ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन, प्रार्थना समाज, आर्य समाज। कौन कौन सा ब्रह्म, तो पहले मैंने आपको ब्रह्म समाज के बारे में बताया। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, सॉरी, ब्रह्म समाज की स्थापना 18 राजा राम मोहन राय ने की थी। इसकी स्थापना किसने की थी, राजा राम मोहन राय ने। तो एक ही, तो आंसर क्या होगा, ए का होगा, ये ए।
ठीक है। तो राजा राम मोहन राय ने किसकी स्थापना की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। कब? 1828 में। कब की थी? 1828 में। ठीक है, कब की थी? 1828 में। इसके बाद इन्होंने आत्म आत्म सभा की स्थापना की थी 1815 में। इन्होंने आत्म सभा की स्थापना की थी। कब? 1815 में। इन्होंने मिरातुल अखबार को निकाला था। उन्होंने क्या किया था? मिरातुल अखबार को निकाला था। वेदांता यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी। हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। हिंदू कॉलेज की स्थापना कभी 1817 में किसकी हेल्प से? डेविड हेयर की हेल्प से किसकी स्थापना करते हैं? ये हिंदू कॉलेज की स्थापना करते हैं। ठीक, ये चीज मैंने आपको बता चुका। अब आर के परमहंस मतलब रामकृष्ण परमहंस। आर के परमहंस मतलब रामकृष्ण परमहंस, ये कौन थे? ये स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। रामकृष्ण परमहंस की स्थापना कब होती है? 1897 में। कब होती है? 1897 में। ये कौन इसकी स्थापना कौन कर? स्वामी विवेकानंद। इसके कौन? स्वामी विवेकानंद। ये कौन थे? विवेकानंद जी के गुरु थे। ठीक है। स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्ता था। इन्होंने इनके इनके जन्म के मतलब इनके बर्थडे के दिन हम लोग क्या मनाते? यूथ डे मनाते। क्या मनाते? यूथ डे। 11 जनवरी को रहता है इनका बर्थडे। ठीक है। और इनका स्टैचू मतलब इनके एक प्रतिमा, बड़ी सी स्टैचू कहाँ बनाई गई? तो तमिलनाडु में बनाई गई। ठीक है। इसके बाद तीसरा क्या है? तीसरा होते प्रार्थना समाज। तीसरी क्या है? प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज की स्थापना कब होती है? 1667 में। 1667 में। कब होती है? 1867 में। 1867 में। ठीक है। कौन करता है? आत्माराम पांडुराम। कौन कहता है? आत्माराम पांडुराम। ये तीसरा हो जाएगा। कौन करता है? आत्माराम पांडुराम। एक सेकंड रुकना। एक सेकंड, एक काम करती है, थोड़ा डार्क का कलर है तो इसमें दिख नहीं रहा है ना। देखो, इसकी स्थापना कौन करता है? ब्रह्म समाज की कब स्थापना होती है? 1828 में। कौन? राजा राम मोहन राय। ठीक है। रामकृष्ण मिशन अभी मैंने बताया कौन करते हैं? राम के कृष्ण परम विवेकानंद जी। कब? 1897 में। ये विवेकानंद के गुरु थे। ठीक है। कहाँ? वेल्लूर मठ में। कहाँ? वेल्लूर मठ में। ठीक है। इसके बाद प्रार्थना समाज की आत्माराम पांडुराम। प्रार्थना समाज की स्थापना कौन करते हैं? आत्माराम पांडुराम। 1867 में। और इन्होंने आत्माराम पांडुराम की थी। ठीक है। इन्होंने आत्माराम पांडुराम ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। और ये बाद में फिर ना एमजी राणा भी इनको ज्वाइन कर लेता। 1817 में ये क्या करते हैं? इसको ज्वाइन कर लेते हैं। और देखो क्या होता है, 1829 में 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना करते। कौन? देवेंद्रनाथ टैगोर। 1839 में 1839 में किसका रिप्लेसमेंट हुआ? तत्वबोधिनी सभा। किसका? तत्व तत्वबोधिनी सभा, इसकी स्थापना होती है। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना होती है। और इसको फिर मर्ज कर देते हैं। बाद में किसने की थी? ये भी याद रखो, ये इसको की थी देवेंद्र नाथ टैगोर ने। किसने की थी? देवेंद्र नाथ टैगोर ने। देवेंद्र नाथ टैगोर। कौन करता है? देवेंद्र नाथ टैगोर इसकी स्थापना करते हैं। ठीक है। और कब करते हैं? और फिर इसको मर्ज कर देते। इसको क्या करते हैं? मर्ज कर देते हैं। मर्ज कब करते हैं? 1867 में। मर्ज कब करते हैं? 1867 में। किसके साथ? इसके साथ, प्रार्थना समाज के साथ इसको मर्ज कर देते हैं। ठीक है। और इसके बाद इन्होंने परमहंस मंडली भी बनाई थी। परमहंस मंडली किसने बनाई थी? दादोबा पांडुरंगा ने। किसने बनाई थी? दादोबा पांडुरंगा ने। कब? 1849 में बनाई थी। कहाँ थी परमहंस मंडली? ये महाराष्ट्र में बनाई गई थी। इसके बाद चौथा कौन होता है? आर्य समाज। कौन थे चौथा? आर्य समाज। इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना कब होती? 1875 में। इसकी स्थापना कौन करते? स्वामी दयानंद सरस्वती। कौन करते हैं? दयानंद सरस्वती। ये चौथा ही रहेगा। ठीक है। ये चौथे का चौथा रहेगा। ठीक है। और इन्होंने इनकी मतलब और एक सार्वजनिक समर्थन मतलब सत्य शोधक 1875 में। इसके 1873 में बताओ किसकी स्थापना होती? कब? 1873 में। कब? 1873 में। 1873 में किसकी स्थापना होती है? तो 1873 में उसकी सत्य शोधक समाज की। किसकी?
सत्य शोधन समाज, सत्यशोधक समाज की स्थापना होती है। ठीक है, इसका इसका इम्प्लीमेंट कौन करता है? सार्वजनिक सत्य धर्म की इसकी स्थापना कौन? स्वामी मतलब वो क्या नाम है उनका? अरे गुलामगिरी, और उनकी पुस्तक रहती है, क्या नाम है उनका? अरे यार, महाराष्ट्र थे गुलामगिरी। किसकी पुस्तक है? बिल्कुल नहीं, उनकी बुक, मुझे बुक राजा, एक तो उनकी बुक रहती है यही सार्वजनिक सत्य धर्म का, गुलामगिरी रहती है। एक सेकंड, इसके बाद अरे क्या गुलाम, ज्योतिबा फुले, किन्होंने 18 से थी ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले, इनकी बुक बुक कौन कौन सी है? इनकी बुक गुलामगिरी और सत्यशोधक समाज, मतलब सार्वजनिक सत्य धर्म, सत्य गुलामगिरी और सत्य सार्वजनिक सत्य धर्म, इनकी पुस्तक का नाम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सिद्धू और कान्हू निम्नलिखित में से किस राजनीतिक विद्रोह के नेता थे? सिद्धू और कान्हू से किस राजनीतिक विद्रोह के नेता थे? ये कौन से थे? सिद्धू और कान्हू संथाल विद्रोह के। किसके थे? संथाल विद्रोह। ये कब देखो, संथाल विद्रोह के पहला तो मोपला विद्रोह कब स्टार्ट होता? 1921 में। कब हुआ था? 1921 में। किसने किया था? तो असहाय, देखो इसको हिंदू जमींदारों के खिलाफ किया गया था। किसके खिलाफ किया गया था? हिंदू जमींदारों के खिलाफ, हिंदू जमींदारों के खिलाफ, हिंदू जमींदारों के खिलाफ। ठीक है, इसके बाद संथाल विद्रोह 1855, और मोपला तो इसके बाद कोल विद्रोह, कोल रिवोल्यूशन कब होता है? 31 से 1831 में। ठीक है, और मुंडा विद्रोह कब होता है? 1899 में। कब होता है? 1899 में। कब, कौन करता है? बिरसा मुंडा, बिरसा मुंडा। कहाँ? झारखंड में। झारखंड में इन्हें क्या माना जाता है? इन्हें जनजाति, मतलब भगवान माना जाता है। इनके जन्म दिवस पर क्या मनाया जाता है? जनजाति गौरव दिवस। कब इनका बर्थडे होता है? 15 नवंबर। 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस। ठीक, जनजाति गौरव दिवस मनाया जाता है। और किसके खिलाफ बनाया था? तो डिकू के खिलाफ, डिकू के खिलाफ। तो ठीक है, बाकी मैंने चीज बता दी है। झारखंड में इनको भगवान माना जाता है, और सारी चीजें जो भी है, संथाल विद्रोह वो भी बता दिया मैंने। ठीक, तो इसका आंसर सिंधु और कानून, तो इसका आंसर क्या होगा? संथाल विद्रोह, बी नंबर। ठीक, चले अगला क्वेश्चन है, लास्ट में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी? लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना दादा भाई नौरोजी ने की थी। लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसने की थी? तो पहला सही है, जस्टिस राणे ने, आनंद मोहन बोस ने। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? दादा नौरोजी ने। किसने की थी? इनकी बुक कौन सी है? पॉवर्टी
प्रोबेबिलिटी ऑफ अन ब्रिटिश ठीक है। और इन्होंने मतलब इकोनॉमी के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति के संदर्भ में सही कथन की पहचान करें। मुद्रास्फीति किसी विशेष समय पर जनता द्वारा रखे गए धन की कुल मात्रा को संदर्भित करता है। और यह पहला तो सही है। ठीक। दूसरा, मुद्रा आपूर्ति एक प्रवाह अवधारणा है, नहीं। तीसरा, M1 मुद्रा आपूर्ति का सबसे तरल माप है, नहीं। इसका आंसर क्या होगा? सिर्फ ओनली, तो ओनली फर्स्ट, बी नंबर। ठीक। अगला क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति चीज़ों को मतलब एक तरह से चीज़ों की जो बढ़ती हुई कीमत है उसी को बोलते हैं मुद्रास्फीति। ये दो टाइप की होती है, एक डिमांड के आधार पर, एक होती है कस्टम के आधार पर। मतलब डिमांड मतलब किसी चीज़ की जब डिमांड बढ़ेगी तो उसकी सप्लाई बढ़ेगी, उसके आधार पर। एक जब चीज़ों की लागत की वैल्यू जब बढ़ जाती है, एक उसके आधार पर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति लगातार बढ़ रही तो केंद्रीय बैंक क्या कर सकता है? अगर किसी भी अर्थव्यवस्था में अचानक से मतलब उसकी इकोनॉमी में बढ़ रही तो रेपो रेट दर अपरिवर्तित रहते हैं, रेपो रेट दर घट जाते हैं, या रेपो रेट दर कम हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं। आंसर क्या होगा इसका? ए नंबर, मतलब सॉरी डी नंबर। क्या होगा? डी नंबर। ठीक। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन यहाँ 11 होगा। नियमित श्वसन के संबंध निम्नलिखित में से कौन सा सही है? देखो, ये है लंग्स। ये क्या है? लंग्स। ये क्या है? ये हमारा मानव का श्वसन तंत्र है। इसे क्या बोले? तो इसके अंदर यहाँ छोटी छोटी इसको क्या बोलते हैं? ब्रोंकियाई बोला, एल्वोलाई बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं? ऑल्वोलाई। मतलब हिंदी में बोलते हैं फुसफुस। मतलब इसमें मतलब एक तरह से जो ऑक्सीजन का एक्सचेंज, गैस यही होता है, गैस एक्सचेंज यही होता है। और पहले से देखो, हम सांस लेते हैं, सांस में क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं, नाइट्रोजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। ठीक है। और ऑक्सीजन लेते समय कितना लेते हैं? 21%, और निकालते कितना है? 16% निकाल देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% लेते हैं और निकालते कितना है? 4% निकालते हैं। और जो नाइट्रोजन लेते हैं वो 74% का पूरा लेते हैं और पूरा का पूरा निकाल देते हैं। उसका कोई दिक्कत, उसमें कोई चेंजेस वगैरह नहीं होते। ठीक। इसके बाद देखो, यहाँ से सांस आती है, यहाँ से हम क्या करते हैं? यहाँ से सांस लेते हैं और यहाँ पास एक क्या रहता है? इपोग्लोटिस श्वसन नली और फूड पाइप को अलग करता है। मतलब ऐसा कि श्वसन नली में फूड को जाने से रोकता है। वहाँ एक ढक्कन ब्लॉक लगा रहता है, उसको क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं इपोग्लोटिस। ठीक है। और क्वेश्चन, और ये देखो, ये जो कार्टिलेज है, ये कैसे होती है? कार्टिलेज के बने होते। कैसे होते? कार्टिलेज मतलब होता है लचीलापन। मतलब ये कैसे बने होते? लचीले, मतलब एक दूसरे से चिपकेंगे नहीं, ना बहुत स्मूथ ना बहुत हार्ड, ना बहुत स्मूथ होते हैं ना बहुत हार्ड होते हैं। ठीक है। ये कार्टिलेज के टाइप में होते हैं कार्टिलेज। और ये कैसे होते हैं? ये फ्लेक्सिबल होते हैं, कनेक्टिंग टिश्यू होते हैं, कनेक्टिंग। ये कैसे होते हैं? फ्लेक्सिबल होते हैं, कनेक्टिंग। ठीक है। और ये नीचे क्या होता है? नीचे ये डायफ्राम होता है। नीचे क्या होता है? डायफ्राम होता है। क्यों? क्योंकि ये लंग्स को मतलब एक तरह से लंग्स जो हमारे बॉडी में लटके हुए हैं तो उसको एक तरह से सपोर्ट देने का काम क्या करता है? ये क्या, यहाँ क्या है? डायफ्राम है। ठीक है। और ये क्या होती है? इसको बोलते हैं रिब्स। ये क्या करता है? जो हमारे लंग्स है उसको एक तरह से उसकी रक्षा करता है, उसको मतलब चोट लगने से उसको बचाता है। उसको क्या करता है? उसको चोट लगने से बचाता है। तो अब देखो वो क्या क्या है? नियमित पारंपरिक सांस लेने के व्यायाम परिणाम से फेफड़े की अधिक हवा लेने की क्षमता बढ़ जाती है। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। मतलब ऐसा कि क्षमता नहीं बढ़ती है, बस मतलब एक तरह से हम ज़्यादा दिन तक स्वस्थ रहेंगे और ज़्यादा अच्छे से हम रिस्पायरेशन कर पाएंगे। ठीक है। तो ये आंसर सही है। ठीक। अगला है, सांस लेने के दौरान पसलियाँ ऊपर और बाहर की ओर गति करती है और डायफ्राम नीचे की ओर गति करता है। नहीं हाँ,
मतलब एक तरह से डायफ्राम फूलेगा पचकेगा, फूलेगा पचकेगा। तो इसका आंसर क्या होगा? ए और बी। आंसर क्या होगा? ए, बोथ ए और बी। ठीक, अगला क्वेश्चन है 12 नंबर। एक क्षैतिज रूप में स्थित क्षण चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में उदासीन बिंदु। मतलब देखो ये होता है एक चुंबक क्षेत्र, इधर होता है नॉर्थ, इधर होता है जो चुंबकीय क्षेत्र कहाँ से कहाँ किधर उत्पन्न होता है? इधर नॉर्थ से स्टार्ट होता है, साउथ में हमेशा जाता है। नॉर्थ से स्टार्ट होता है, साउथ में हमेशा प्रवाह होता है जो चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय रेखाएं एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती है, और चुंबकीय जो है पोल पे सबसे ज्यादा होता है। चुंबकीय जो ध्रुव है उसका मान जो है पोल पे सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, तो एक क्षैतिज रूप में स्थित क्षण चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र के में उदासीन होते हैं वह बिंदु जहाँ चुंबकीय क्षेत्र दिशा बदलती है। उदासीन बिंदु वह बिंदु जहाँ चुंबकीय क्षेत्र सबसे कमजोर होता है। नहीं, वह बिंदु जहाँ अब कमजोर कहाँ होगा? ये इस वाले पॉइंट पे इनकी दूरी बढ़ जाती है तो यहाँ पास सबसे मतलब एक तरह से कमजोर होता है। वह बिंदु जहाँ चुंबकीय क्षेत्र सबसे मजबूत होता है नहीं, और वह बिंदु जहाँ चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है। आंसर क्या होगा? डी नंबर। ठीक, अगला क्वेश्चन है किसी प्रक्रिया में ठोस पदार्थ को गर्म करके वाष्पीकृत किया जाना। किसी प्रक्रिया में ठोस पदार्थ को गर्म करके वाष्पीकृत किया जाना तथा वाष्प को ठंडी सतह पर वापस ठोस में संघनित किया जाना क्या? आसवन, निस्पंदन, ऊर्ध्वपातन, क्रोमैटोग्राफी। क्या कहलाता है? ठोस से सीधे गैस में पदर गई सम्मिलेशन क्या बोलता है? सबमिलेशन, ऊर्ध्वपातन। ठीक है, कपूर ठोस रहता है, ठोस से सीधे वो गैस में परिवर्तित हो जाता है, तो उसका एग्जाम्पल नेप्थलीन। और क्या है? नेप्थलीन, कपूर। आंसर क्या है? तो इसका आंसर है सी नंबर। ठीक है, आश्वन क्या होता है? देखो आश्वन क्या होता है कि संघनन, मतलब किसी चीज का वेपर होना। क्या होता है? उड़ना, किसी चीज का उड़ना। फिल्ट्रेशन क्या है? फिल्टर करना। निस्पंदन मतलब फिल्टर करना। क्रोमैटोग्राफी तो फिर अलग चीज है। मतलब क्रोमैटोग्राफी मतलब होता है एक पानी में जब बहुत हमारी आंखों से ना दिखने वाले कण को अलग करने की क्रिया को क्या बोलते हैं? क्रोमैटोग्राफी कहते हैं। ठीक है, ये देखो ये है थर्मामीटर, ये आश्वन किया जाता है। डिसेबिलिटी, ये भाप बन के इसी में थर्मामीटर में कटर भाप बन के हम ये जान सकते हैं कि कितना ज़्यादा इसका टेम्परेचर। तो इसी जो डिस्टिलेशन आश्वन के द्वारा क्या भाप को चेक करते हैं। ठीक है, नमक, गर्म पानी का बाहर संघनन क्या होता है? जो भाप बनी हो, भाप को अगर प्लेट में रख दो, कभी देखो ना कोई खाना बनाते हो तो जब भाप बनती है पर अगर प्लेट ढके हो तो वो प्लेट में एक तरह से जब आप उसको उठाओगे तो पानी की तरह निकलेगी। उसको क्या बोलते हैं कि जो भाप थी, मतलब एक तरह गैस थी, वो क्या कैसे बन गई? वो लिक्विड के फॉर्म में बन गई। ठीक, उसी को बोलते हैं गैस जो है वो लिक्विड के फॉर्म में बन गई। ठीक है, और ये है संघनित जल, ये है फ्लास्क, ये क्या है? आशुतोष जल, उसी को ठंडा पानी अंदर चला जाता है। ठीक, तो इसके बाद ये है अगला क्वेश्चन, वन अनुसंधान संस्थान देहरादून की स्थापना। क्या किसका? वन अनुसंधान संस्थान देहरादून की स्थापना इंपीरियल अनुसंधान संस्थान के रूप में की गई थी। इसे इंपीरियल वन अनुसंधान संस्थान के रूप में किस वर्ष से स्थापित किया गया? इसको कब स्टैब्लिश किया गया था? इसको स्टैब्लिश किया था डी नंबर 1906 में। कब? 1906 में। तो 1907 में क्या होता है? सूरत अधिवेशन। इसमें क्या होता है? सूरत अधिवेशन। ठीक है, 1905 बंगाल विभाजन। ठीक, बंगाल का विभाजन हुआ था। और 1906 में और क्या होता है? 1906 में इसी में मुस्लिम लीग की स्थापना भी होती है। मुस्लिम लीग स्थापना। ठीक, मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। इसका आंसर क्या होगा? डी नंबर। ठीक, अगला क्वेश्चन है आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, संगीत वाद्यों में से संबंधित व्यक्तियों के लिए दिए गए अनुक्रम के अनुसार सही क्रम का चयन कीजिए। उस्ताद अल्लाह रखा, तोताराम शर्मा, टीएच विना। तो उस्ताद अल्लाह का क्या बताते? ये काहे के वास्ते? ये थे तबला वादक। उस तबला वादक कौन थे? उस्ताद अल्लाह रखा। ठीक है, और पखा तोताराम कौन थे? पखा वास्ते टीएच। तो इसका आंसर क्या होगा? सी नंबर। इसका आंसर क्या होगा? सी नंबर। चलिए मिलते हैं कल। सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय। Welcome to Study with Arpana. Don't forget to like, share it with your friends, and subscribe to our channel. Press the bell icon for watching.